हेलो। हेलो। बोलो बोलो। क्लास है ना? क्या है? क्लास है ना? हाँ, 5 बजे से। ठीक है। और क्या हो रहा है? यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। कौन सी? अरे ऐसा ही है। एक यूपीएससी वो है, एस्पिरेंट का। कौन सा? अच्छा वीडियो है, हम सर्च करो गूगल पे। बताओ। बता रहे हैं, बहुत बढ़िया है। एक एक बता रहा। कहाँ चला गया साला? अच्छा वीडियो था, पता ही नहीं है। बोलो। रुक तो जा बे। एक मिनट रुक जाओ। बाद में कर लेंगे, मैं तो
Good evening, all. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? सर आज मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। हेलो, मेरा मेरा स्लो चल रहा इंटरनेट है? स्लो है सर, आज मेरा आवाज मेरा चल स्लो है सर। अच्छा, बाकी सबका? सर ठीक चल रहा है। सर मेरा ही चल रहा है, मुझे पहले से पता था। अच्छा, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, देखो होस्ट नहीं बनाया अब तक। सर वो एग्जैक्ट 5 PM पर आ गए थे वो, फिर वो लीव हो गए। अभी फिर से आए हैं ना? बना दिया होस्ट। चलो, so we'll start with a new topic, force method of analysis. अच्छा, फोर्स मेथड में मुझे बस एक ही मेथड में थोड़ा सा काम करवाना है, या एक मेथड में डिस्कस करना है। वो मेथड है तुम्हारा यूनिट लोड मेथड। क्या लॉजिक है देखो। अच्छा, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था कुछ देखे थे? कुछ डाउनलोड हुआ था तुम्हारे? लास्ट पढ़ाया था कुछ देखे थे? स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया कल। स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया, शानदार, बहुत अच्छा। ये भी एक अच्छा बहाना है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था कैसे देखेंगे हैं? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस। फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में तुम जानते हो लॉजिक क्या है, पहले समझो। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस था। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस मतलब क्या? हम क्या कर रहे थे, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा और थीटा का वैल्यू निकाल रहे थे। तो डेल्टा थीटा वैल्यू निकालने के बाद हम फोर्सेस को निकाल रहे थे। So in displacement method of analysis, first we have calculated the unknown displacement. From unknown displacement, we have calculated the unknown forces. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला, लेकिन वही जॉइंट को लॉकिंग अनलॉकिंग किए। इनडायरेक्टली वो भी एक तरह का क्या है, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट के साथ ही खेलना है, क्योंकि तुमने जॉइंट को पहले लॉक किया, फिर जॉइंट को अनलॉक किया। जब जॉइंट में नेट मूवमेंट 0 हो गया, तुमने कहा कि द स्ट्रक्चर इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड also indirectly we have worked on displacement. So whatever method we discussed, be it your slope deflection method, be it your moment distribution method, दोनों मेथड को हम डिस्प्लेसमेंट मेथड ही बोलते हैं। अभी हम आ रहे हैं फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में। फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है? जैसे डिस्प्लेसमेंट मेथड में तुम पहले डिस्प्लेसमेंट निकाले, फिर अननोन फोर्सेस निकाले, लेकिन फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या होता है, इन दिस केस वी डायरेक्टली कैलकुलेट द अननोन फोर्सेस। क्या करते हैं इसमें, डायरेक्टली हम अननोन फोर्सेस को निकालते हैं। क्योंकि ऐसे जब इसमें डायरेक्टली अननोन फोर्सेस निकल रहा है और डिस्प्लेसमेंट मेथड में भी तो हम फोर्स ही निकाल रहे हैं, तो हम हर जगह पे क्यों यूज नहीं करते फोर्स मेथड को? लॉजिक इज सिंपल। देखो, हमें कम मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है। अगर कम मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के सॉल्व हो पा रहा है, हम जनरली उस तरह का एनालिसिस करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में तो कंप्यूटर है, आज के डेट की बात ही नहीं कर रहा है, हम जनरल पेन एंड पेपर की एनालिसिस में बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें एनालिसिस पेन एंड पेपर में करना है, हम बेसिकली प्रीफर करेंगे कम इक्वेशन लिखना पड़े। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर का डीएस देखते हैं और डीके देखते हैं, अगर डीएस कम है मतलब नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कम है, उस केसेस में हम जनरली फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस करते हैं। और फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी डायरेक्टली कैलकुलेट द अननोन फोर्सेस
by using compatibility condition. तो इसमें क्या करता है, in this method, फोर्स मेथड में क्या करता है, in this method नहीं, in this method नहीं, in force method of analysis, इसलिए लिखता हूँ in force method of analysis, in force method of analysis, we calculate, we directly calculate the unknown forces, we directly calculate the unknown forces in a structure, we directly calculate the unknown force in a structure by using what, na compatibility condition, by using what, compatibility condition यूज करके हम डायरेक्टली अननोन फोर्सेस को निकालते हैं इसमें। तो हमने क्या कंडीशन यूज किया यहाँ पे, ना compatibility कंडीशन। अच्छा, compatibility कंडीशन क्या है तुम जानते हो, मैं बता चुका। compatibility कंडीशन मींस यू आर वर्किंग ऑन डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात यूज करते हैं। तो जनरली ये मेथड को कब यूज करते हैं, जनरली फोर्स मेथड is used when ds is less than dk, मतलब लेस नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस है तो कम इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसमें अननोन फोर्सेस निकल जाते हैं। तो जनरली हम इस मेथड को तब यूज करते हैं जब ds is less than dk। अच्छा, तो इस मेथड का एग्जांपल्स क्या है, देयर आर लॉट ऑफ मेथड व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज फोर्स मेथड। ठीक है, some force method of analysis are, किसको हम फोर्स मेथड एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तुम बहुत सारे मेथड तुम पढ़ोगे अपने सोम में, मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे compatibility method of, first is method of consistent deformation, इसको हम यूज किए थे ILD में। ठीक है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ILD यूज करने के लिए इस मेथड को मैं यूज किया था, मतलब कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। तो याद तो कुछ नहीं होगा, तुम पढ़ना पलटना तो मिल जाएगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन एक मेथड है। उसके बाद तुम सोम में पढ़ोगे कैस्टिग्लियानोस थ्योरम, ये भी एक फोर्स मेथड है। देन थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी, कहाँ पढ़े थे बताओ तो, थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मैं पढ़ाया था। सर पता, डेल्टा निकालने की U = dx, वो होता ना। हाँ, वो कहाँ पढ़ाया था, कौन से टॉपिक में यूज किया था इसको, थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी को यूज किया था, मुझे याद आ रहा है। कहाँ किया था बताओ तो, जब मैं 2 हिंज आर्च पढ़ा रहा था, सर डेल्टा निकाला था उससे। जब वहां पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को निकालने के लिए मैं यूज किया था इसको, थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। डेल U बाय डेल H को 0 किया था। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी बताया हूँ, कैस्टिग्लियानो थ्योरम तुम सोम में पढ़ोगे, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, और दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। So all these are all these are called a force method of analysis। ठीक है, मैं इसमें से एक मेथड और है जिसको हम कहते हैं यूनिट लोड मेथड। मैं यहाँ पे यूनिट लोड मेथड के बारे में, क्योंकि वो स्ट्रक्चर रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें यूनिट लोड मेथड के बारे में बता देता हूँ। यूनिट लोड मेथड, ऐसे सोम में ही सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि सोम में बेसिकली फोर्स मेथड ही होता है, लेकिन यूनिट लोड मेथड जनरली हम कवर करते हैं स्ट्रक्चर में, तो मैं स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। यूनिट लोड मेथड को मैं ट्रस्ट में पढ़ाया था, आज मैं यूनिट लोड मेथड को बीम्स एंड फ्रेम्स पढ़ाता हूँ। तो 7.1 इज व्हाट, ना यूनिट लोड मेथड, और ये यूनिट लोड मेथड मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ ना, फॉर बीम्स एंड फ्रेम्स। यूनिट लोड मेथड किसके लिए यूज कर रहा हूँ, फॉर बीम्स एंड फ्रेम्स। ठीक है, अच्छा, तो क्या लॉजिक क्या है ना, यूनिट लोड मेथड कैन बी यूज्ड to calculate
the unknown displacement at any location, unknown displacement at any location। कोई भी लोकेशन का तुम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यूनिट टूल मेथड यूज करते हो। तो इसका लॉजिक कैसे क्या फॉर्म होता है ना, 1 into delta is equal to integration of m into m upon e into I into ds। ठीक है, इसको मैं m लिख देता हूँ, चलेगा। और दूसरा, अगर तुम्हें रोटेशन निकालना है कोई पॉइंट का, तो फॉर्म होता है 1 into theta is equal to integration of m into m upon e into I into ds। तो ये दो फॉर्म में हम यूनिट रोड मेथड को यूज करते हैं टू कैलकुलेट डेल्टा एंड थीटा एट एनी लोकेशन। सर इसका मतलब क्या है? मैं मतलब समझाने से अच्छा है कि क्वेश्चन के फॉर्म में बता दूं, तो मतलब भी समझ में आ जाएगा तो लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में निकालता हूँ। क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेल्टा हॉरिजॉन्टल एट बी एंड थीटा बी। कैलकुलेट डेल्टा हॉरिजॉन्टल एट बी एंड थीटा बी। तो क्या लॉजिक है तो देखना थोड़ा सा। मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा एक फ्रेम है, तो ये एंड को मैं फिक्स कर देता हूँ। फिर ये पार्ट तुम्हारा ऐसा, और यहाँ पे मैं लगा दिया एक रोलर, यहाँ पे लगा दिया रोलर। ठीक है, नाम चेंज कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल एट बी ना करके सी। डेल्टा हॉरिजॉन्टल एट सी एंड थीटा सी। दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी, दिस पार्ट इज सी। ठीक है, तो डेल्टा हॉरिजॉन्टल एट सी एंड तुम्हारा क्या थीटा सी। अच्छा, लोडिंग दे देते हैं। लोडिंग क्या दे देते हैं ना, ए बी पॉइंट में, ए बी में हम क्या करते हैं, ऐसे यूडीएल डाल देते हैं। ए बी में यूडीएल डाल देते हैं, कुछ तरह का यूडीएल है। तो तुम्हें यहाँ पे डेल्टा हॉरिजॉन्टल कितना मूव करेगा एंड थीटा सी कितना मूव करेगा, ये दो चीज तुम्हें निकालना है। ठीक है, सपोज दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? अच्छा, बोलो तो ये सबसे डिटरमिनेंट है इनडिटरमिनेंट है? जो स्ट्रक्चर में दिखाया हूँ, ये डिटरमिनेंट है इनडिटरमिनेंट है? इंडिटरमिनेंट। क्या बोल रहे हो? डिटरमिनेंट। इंडिटरमिनेट है सर। इनडिटरमिनेंट है। ये देखो चैप्टर खत्म होने को आया स्ट्रक्चर का। अगर कायदे से देखा जाए तो आज लास्ट क्लास होना चाहिए था, लेकिन एक क्लास और बढ़ गया, तो कल लास्ट क्लास होगा। हाँ, तुम आज स्ट्रक्चर में डिटरमिनेशन नहीं पहचान पा रहे हो, मतलब नाम बदनाम करोगे तुम लोग हैं। चलो, द स्ट्रक्चर इज इनडिटरमिनेट ऑफ डिग्री 1। ठीक है, तो तो कोई यही तो दिक्कत नहीं। बोल रहे थे सर। इनडिटरमिनेट बोल रहे थे, तुम्हारे दोस्त लोग के तो पूछो तो तुमने इनडिटरमिनेट बुलाया था क्या? मैं गलत सुन चुका हूँ, सबसे गलत सुनेंगे एक साथ है। चलो, सर तो इन हम लोग इनका अभी इन क्या, कट गया था, इन कट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तू बड़ा तू ही बीटेक किया रे बाबा, हम लोग तो सब बीए एमए करके बैठे हैं यहाँ पे हैं। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे थे स्ट्रक्चर में, हमें मैं भूल गया मैं क्या बोला था। क्या क्या डिस्कस बीए में करा था? किया। अब बीए एमए से पहले वाला बात बता बे, बीए में तो हाँ इंडिटरमिनेसी 1 है। हाँ हाँ, उसके बाद और कुछ बता रहा था कि नहीं? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। और कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो स्ट्रक्चर में मुझे यहाँ पे, हाँ मैं ये बोलता हूँ यूनिट क्लोड मेथड यूज करने के लिए मुझे कोई जरूरी नहीं स्ट्रक्चर डिटरमिनेंट हो इंडिटरमिनेंट हो। यू कैन अप्लाई दिस यू कैन अप्लाई दिस यूनिट क्लोड मेथड टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन इन बोथ डिटरमिनेंट एंड इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स। तो भले ही इंडिटरमिनेंट है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इस केस में डिफ्लेक्शन को यूनिट क्लोड मेथड से निकाल सकता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे इनफैक्ट दो रिफ्लेक्शन निकालने के लिए पूछा है। पहला क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट सी। फिर दूसरा क्या पूछा है ना, व्हाट इज द रोटेशन एट सी। देखना, इसको मुझे निकालने के लिए मुझे दो बार यूनिट रोड मेथड लगाना पड़ेगा। अब दो बार यूनिट रोड मेथड लगाने का लॉजिक क्या है, देखो कैसे लगाते हैं वो पहले देखो। पहले मान लो मैं निकाल सकता हूँ, पहले किसको निकाले, हॉरिजॉन्टल निकाल दे। पहले आते हैं, निकालते हैं कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा हॉरिजॉन्टल एट सी, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा हॉरिजॉन्टल एट सी। अच्छा, इसमें क्या करते हैं देखो, इसको निकालने के लिए तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक बीम है, एक कॉलम है। तो इस बीम कॉलम को के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। कैसे इक्वेशन लिखेंगे? इन दिस केस वी विल राइट इक्वेशंस टू कैलकुलेट योर बेंडिंग मोमेंट। मुझे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन लिखना पड़ रहा है, एक काम करो, इनडिटरमिनेट करने से क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको डिटरमिनेट कर दूं मैं, क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएगा। तो लॉजिक बताना है, मैं बड़ा कैलकुलेशन करके मैं क्या सिखा दूंगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, अलाउ मी, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर डिटरमिनेट करता हूँ। इनडिटरमिनेट करने से मुझे दो बार एनालिसिस करना पड़ेगा, पहले इनडिटरमिनेट का एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा। तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मुझे लॉजिक बताना है, मैं ऐसे कर दूं। आप बताना ये डिटरमिनेंट इंडिटरमिनेंट है? डिटरमिनेंट जीरो है डी। डिटरमिनेंट है। हाँ, बस मैं ये बोल रहा था कि ये जो क्वेश्चन जो हम लगा रहे हैं यूनिट लोड मेथड, तुम इस यूनिट लोड मेथड को बोथ डिटरमिनेंट इंडिटरमिनेंट लगा सकते हो। अब इंडिटरमिनेंट लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले रिडंडेंट फोर्स को निकालना पड़ेगा, और रिडंडेंट फोर्स निकालने के लिए यूनिट लोड लगाना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन के लिए यूनिट लोड लगाना इसमें भी पड़ेगा। सर वो भी कर सकते हैं ना अपन, इसका मोमेंट डायग्राम बना लो, उसका जो सीआर होगा उसका वो हो जाएगा कॉन्जुगेट। वेल कॉन्जुगेट बीम, जब नाम है कॉन्जुगेट बीम मेथड, ये बीम है क्या? नहीं, नाम में ही तो आंसर है, मैं ज्यादा डिस्कस करने क्यों जाऊँ, जब नाम ही है कॉन्जुगेट बीम मेथड, ये बीम है क्या? बीम के तो चाहिए थी रसी। ना तो निकाल, तो भी निकाल, मुझे आंसर दे दो, तू बहुत स्मार्ट बन रहा है, निकाल ले आंसर। तो conjugate beam method is applicable only for beams. It is a frame. In frame you cannot extend this method. इसको यूज करने के लिए तुम्हें और कुछ स्ट्रेन एनर्जी मेथड या अभी जो यूनिट मेथड इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो स्मार्ट मत बनो, जितना बोल रहा हूँ उतना समझो। ठीक है, आ जाओ। तो मुझे इसमें क्या करना है ना, एनालिसिस करना है। अच्छा एक चीज बताओ, डिटर्मिनेंट होते ही क्या तुम इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल पाओगे क्या? इनडिटर्मिनेंट नहीं बोल पाते, डिटर्मिनेंट होते बोल पाओगे क्या? बोलो, ये वर्टिकल डायरेक्शन कितना होगा रे? WL/2। हाँ तो इजी है, WL/2, ये है WL/2। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा इस ए पॉइंट में? जीरो। जीरो, ऑब्वियसली जीरो। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम होने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट इक्वल टू जीरो। अच्छा अब तुम क्या करो, इसको तुम दो पार्ट में तोड़ दो। दो पार्ट में तोड़ने का मतलब क्या है, ए बी एक पार्ट है, बी सी एक पार्ट है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, देखो इसको तुम सेगमेंट में तोड़ोगे। कौन सा सेगमेंट? ना यहाँ पे दो सेगमेंट है, एक बीम है, बीम कौन है तुम्हारा, ए बी, और एक सेगमेंट है तुम्हारा कौन सा बताओ तो, बी सी। BC अब बीम मैं है। तुम्हें फिर से बोलो, बी सी बी में है। अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि ए बी और बी सी में तुम्हें मूवमेंट के लिए इक्वेशन लिखना है। जब भी मूवमेंट के लिए इक्वेशन लिखोगे तुम्हें कोई डिस्टेंस एक्स लेना पड़ेगा कि कितने दूरी पे तुम मूवमेंट लिख रहे हो। ठीक है, तो ये जो कैपिटल एम लिखे हो, ये कैपिटल एम होता है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। कैपिटल एम क्या है ना, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। दिस इज बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। जो एक्सटर्नल लोडिंग लग रहा है उसके लिए बेंडिंग मोमेंट। तो ये स्मॉल एम क्या है ना, दिस स्मॉल एम इज द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड। जो यूनिट लोड है उसके लिए बेंडिंग मोमेंट को स्मॉल एम कहते हैं। अब आते हैं कैपिटल एम निकालना है। कैपिटल एम के लिए मैं क्या करूंगा ना, ए बी है, ए बी के लिए मुझे कहीं पे बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखना है, तो उसके लिए उनको डिस्टेंस एक्स लेना पड़ेगा। अब तुम एक्स ए से भी ले सकते हो या बी से ले सकते हो, तुम्हारा चॉइस है। तुम ए से ए को ऑरिजिन मान के इक्वेशन ले सकते हो या बी को ऑरिजिन मान के इक्वेशन ले सकते हो। जैसे मान लो ए बी में मैं ऑरिजिन किसी को भी मान लू, मान लो ए बी में मैंने ऑरिजिन ए को माना, तो मैं जो एक्स मेजर करूंगा ये ए से मेजर करूंगा। तो ये ए से मैं जब भी मेजर करूंगा एक्स, कोई एक्स दूरी पे मैं बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो जैसे मान लो बी सी में मैं कहीं भी ऑरिजिन मान सकता हूँ। मान लो कहाँ मानू बी सी में, तुम बताओ बी सी में ऑरिजिन कहाँ मानू, बी या सी? बी जहां को तुम्हें दिक्कत हो रहा है वहां बताओ। चलो बी बी को को ऑरिजिन माना। अगर बी को ऑरिजिन माना तो मैं बी से डिस्टेंस मेजर करूंगा और जो एक्स दूरी होगा वो बी से होगा। समझ रहे हो?
तो अगर बी ओरिजिन है तो बी से जो दूरी होगा ये दूरी होगा तुम्हारा एक्स। समझ ऑल ऑफ यू। अच्छा, इसको एक्स क्यों करूं, इसको वाई कर देता हूँ। वर्टिकल को एक्स क्यों करूं, इसको वाई कर देता हूँ, दिस इज वाई। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, अब तुम दो ओरिजिन बताओगे, ए बी के लिए ओरिजिन ए, बी सी के लिए तुमने ओरिजिन बोला बी। अच्छा, अगर ये ओरिजिन है, अभी तुम कैपिटल एम का एक्सप्रेशन लिखोगे। कैपिटल एम कैसे लिखोगे, देखो ई सेक्शन पे सैगिंग मूवमेंट होगा ऐसे, सैगिंग मूवमेंट होगा ऐसे। तुम कहां से देख रहे हो ना, इससे, इस लोकेशन से तुम सैगिंग मूवमेंट को देख रहे हो, समझ रहे हो। सिमिलरली ये तो बीम है, बीम में सैगिंग देखना आसान होता है, बीम में सैगिंग होता है ऐसे, ठीक है। बीम में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम में मैं जैसे आंख रखा हूं तुम उस तरफ आंख रख के तुम सैगिंग मूवमेंट को देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अब मैं कैपिटल एम का एक्सप्रेशन लिखूंगा। मुझे कोई बोल सकता है ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में व्हाट वुड बी द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स? 0। 0, क्योंकि WL/2 तो WL/2 का द लाइन ऑफ एक्शन इस सेक्शन से ही पास कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स तो 0 ही है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 हो गया तो बेंडिंग मोमेंट देगा तो कौन देगा, कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं देगा। तो कैपिटल एम कितना हो जाएगा ना, 0। तो यहाँ पे कोई कैपिटल एम नहीं आया। अब बीसी में आ जाओ, बीसी में तुमने इसको एक्स बोला है, तो तुम चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से लिख सकते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब कहां से ना, ईस्ट साइड से। तुम ईस्ट साइड से स्टेटमेंट को लिख सकते हो, एक्सप्रेशन लिख सकते हो, या तुम चाहो तो राइट हैंड साइड से भी इसको लिख सकते हो। राइट हैंड साइड मतलब कहां से ना, यहाँ से लिख सकते हो, ठीक बराबर है। बात दोनों है। साइड से तुम, हाँ, जहां से भी लिखोगे आंसर तुम्हारा वही आएगा, सेम ही आएगा। जैसे मान लो तुम राइट साइड से लिख रहे हो, राइट साइड से क्या लिखोगे ना, राइट साइड में साइन कन्वेंशन क्या है, राइट साइड में साइन कन्वेंशन क्या है, तो देख पा रहे हो राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। देख पा रहे हो कोई, इन द राइट हैंड साइड व्हाट इज पॉजिटिव ना, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। if एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव तुम क्या लिखोगे, देखना, अगर मैं ये x से तो ये दूरी कितना होगा ना, l माइनस एक्स। तो तुम कितना लिखोगे इसमें सर, WL/2 इंटू कितना, L माइनस एक्स, WL/2 इंटू L माइनस एक्स। ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और एक यूडीएल के कारण मूवमेंट आएगा, यूडीएल के कारण मूवमेंट कितना होगा, माइनस, प्लस क्योंकि प्लस यूडीएल का प्लस क्लॉकवाइज हो प्लस। रहा है। W क्या प्लस, क्या प्लस, प्लस क्या है बे, सर काफी है। अभी आप माइनस बोल रहे हो। हाँ, तो माइनस से तो होगा, प्लस कैसे होगा, पगला है क्या तू। राइट साइड से लिख रहा हूँ, राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यूडीएल का तो क्लॉकवाइज होगा तो माइनस ही होगा, प्लस कैसे हो सकता है। कन्विंस योरसेल्फ। सर कहाँ से लिख रहे हैं सर आप जी, बीसी का मूवमेंट इसके बीसी से लेफ्ट राइट? ये रहा बीसी के लिए सेक्शन, इस साइड से लिख रहा हूँ। पॉजिटिव होगा ना वो यूडीएल का क्लॉकवाइज। राइट साइड में क्या पॉजिटिव है देख तो, सैगिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन देख तो, ये सैगिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन है, राइट साइड में कौन पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब वैसे नहीं दिख रहे क्या सर, आप वैसे दिखती ना अपन तो, लोड नीचे की ओर ले जा रहा है अब एक लोड नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव किसको लिखते हैं, तुमने साइन कन्वेंशन इसको यूज किया, तो राइट साइड में कौन पॉजिटिव, ये सैगिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है, तो राइट साइड में कौन सा मूवमेंट को पॉजिटिव बोलते हैं। ओके। तो अगला है, कुछ भी रिवाइज करता नहीं है, फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, बेंडिंग एक्सप्रेशन में बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, कोई कहते सर मैं लेफ्ट से लिखता तो कितना आता, तुम खुद से देखो लेफ्ट से लिखने से कितना आता। अगर तुम लेफ्ट से लिखते तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा क्या पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में तुम क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव है तो देखो क्या लिखता मैं,
लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर पॉजिटिव है तो तुम क्या लिखना लिखना, क्या मैं ऐसे लिखता कि कैपिटल सॉरी ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से लिखता तो मोमेंट कितना होता है, m इज इक्वल देखना WL/2 इंटू x, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट ना क्लॉकवाइज, और यूटिल के कारण कितना था माइनस ना W इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। चेक करना सही हो क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो WL/2 सही। इंटू एक्स माइनस W एक्स स्क्वायर बाई 2। तो सर ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तो अलग अलग है, यहाँ पे WL/2 इंटू एक्स है और W एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पे तो अलग है। किसने कहा अलग है, तुम इसको सिंप्लीफाई करके देखो, सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा देखो, ये वैल्यू कितना आएगा ना WL²/2, ठीक है, माइनस W इंटू L इंटू एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस W इंटू L²/2 माइनस W इंटू x²/2 प्लस 2W इंटू L इंटू एक्स बाई 2। देन हम सही हूं क्या, मैं सिर्फ L माइनस एक्स को एक्सपेंड कर दिया। सही। अच्छा, तो इससे WL²/2 तो कट गया, और ये कितना WLX है, WLX पॉजिटिव है, WLX/2 नेगेटिव है, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है WLX/2 माइनस W इंटू x²/2। तो देखो तुमने राइट हैंड साइड से लिखा और सिंप्लीफाई किया, ये एक्सप्रेशन को तुम इसके साथ कंपेयर करो, सेम है अलग अलग है, सेम है। यू कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद दिस एक्सप्रेशन, इज it सेम और डिफरेंट, सेम। सेम है सबको। अच्छा, सेम। अगर ये बस सच है तो इसका मतलब लेफ्ट से लिखो राइट से लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें एक एक्सप्रेशन और निकालना पड़ेगा, क्या, स्मॉल m। स्मॉल m क्या है ना, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड। अब देखो, अब बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड क्या होगा, अब तुम क्या करो, जो स्ट्रक्चर में जो ये था क्या था बताओ तो, एक्सटर्नल लोडिंग था, तुम इसको हटा दो, स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल लोडिंग को हटा दो और एक्सटर्नल लोड की जगह तुम यूनिट लोड दो। अब तुम क्या दोगे, यूनिट लोड दोगे, और यूनिट लोड कहाँ दोगे ना, यूनिट लोड तुम वहीं पे दोगे जहां पे तुम्हें डिफ्लेक्शन चाहिए। जैसे मान लो ये तुम्हारा ऐसे रोलर है, दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी, दिस पार्ट इज सी, और इस रोलर पे तुम अब यूनिट लोड दो, कितने का यूनिट लोड दोगे ना, 1 यूनिट का तुम लोड दोगे। अब मैं राइट को क्यों दिया, कोई लॉजिक नहीं होता, तुम्हें हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चाहिए था, तो मैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए देखो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चाहिए था, तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा, वो लाइट को लगाओ लेफ्ट को लगाओ कोई मतलब नहीं है। अगर डेल्टा पॉजिटिव आता है तो तुम जिस डायरेक्शन में लगाए हो उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है। तो अगर ये 1 है, इक्विलिब्रियम के लिए देखना, क्या ये भी 1 हो जाएगा क्या, अगर ये 1 है तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, ये लेंथ L ये लेंथ L, याद रखना, क्या ये 1 एक कपल बना दिए क्या, ये जो 1 मेरे राइट की तरफ था, ये जो 1 मेरे लेफ्ट की तरफ था, एक कपल बना दिए क्या, यस सर। कौन सी सेंस में कपल है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लोज कपल चाहिए। अब एंटी क्लोज कपल कौन बनाएगा ना, वर्टिकल रिएक्शन, ये कौन बनाएगा ना, वर्टिकल रिएक्शन। अच्छा, वर्टिकल रिएक्शन एंटी क्लोज बनाएगा क्या, हाँ बना पा रहे हैं। अच्छा, कितने का कपल था, कपल था 1 इंटू एल का कपल था, मतलब एल का कपल था। अगर एल का कपल था तो इन दो का वैल्यू कितना होना चाहिए, ताकि ये 1 यूनिट का सॉरी हमें कितने का मूवमेंट था पहले बताओ तो, मैं लिख देता हूँ, बड़ा तुम डाउट में पक्का पूछोगे समझ में नहीं आया बोलोगे। देखो अभी क्या था, तुम्हारा जो कपल बन रहा था ऐसे बन रहा था, तो ये सी पॉइंट में ये ए पॉइंट में कपल बना रहा था, ये ए पॉइंट में और सी पॉइंट में कपल बना रहा है। ये कपल कौन से सेंस में, ये कपल है तुम्हारा क्लॉकवाइज सेंस में, राइट। और कितने का कपल है ना, 1 इंटू एल, 1 इंटू एल इक्वल एल यूनिट का कपल है। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या, एक कपल चाहिए, ये कपल तुम्हारा कितने यूनिट का होना चाहिए सर, इस कपल को बैलेंस करने के बराबर होना चाहिए। तो ये कपल कितना का है ना, एल,
तो यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज कपल चाहिए जो तुम्हारा ए पॉइंट में और सी पॉइंट में लग रहा है। एंटी मतलब ए पे डाउन और सी पे अप। मेरा सवाल है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो इन दो पे ए और सी पे कितने का फोर्स लगाने से, ठीक है, ए और सी पे कितने का फोर्स लगाने से वो बन जाएगा एल यूनिट का कपल? ये वन था। ए और सी पे कितने उनका वन, वेरी गुड। तो ए पे भी वन लगा दो, सी पे भी वन लगा दो, तो ये कपल बना देगा कौन सेंस में ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये कपल बना देगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, कितने का ना, 1 × L इज इक्वल एल यूनिट का कपल। तो ये रिएक्शन कितना हो गया ना, 1। ये रिएक्शन कितना हुआ ना, 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब तुम स्मॉल m लिखोगे, लेकिन क्या है, तुम कैपिटल M के लिए जहां से ओरिजिन लिए हो, स्मॉल m के लिए तुम वहां से ओरिजिन लेना पड़ेगा। और स्मॉल m के लिए भी तुम y को यहां से मेजर करोगे। स्मॉल m के लिए a से मेजर करोगे और bc के लिए b से मेजर करोगे। तुम लेफ्ट से लिखो, राइट से लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो तुम तैयार हो? अब मैं बेंडिंग मोमेंट पूछूंगा, तुम जहां से तुम्हें आसान लग रहा है वहां से देख के मुझे बता देना, जल्दी जल्दी आंसर देना है। शुरू करते हैं। स्मॉल m का लिखेंगे, पहले लिखते हैं ए बी सेगमेंट के लिए, ठीक है। स्मॉल m का लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए बी सेगमेंट के लिए। चलो शुरू करो। ए बी सेगमेंट के लिए आंसर बोलो, कितना मोमेंट है? बाई वाई ही है, तुम कहीं से भी देखो वाई ही आएगा। तुम राइट से देखो तब भी वाई है, लेफ्ट से देखोगे तभी वाई ही है। देखो मैं क्या होता था, राइट से देखो लेफ्ट से देखो सेम ही आता है। तो अगर तुम इसको सेक्शन मान लो, सॉरी, अगर मान तुम इसको सेक्शन मान लो और तुम नीचे की तरफ देख लो, तुम देखोगे सर ये 1 का मोमेंट आएगा, ये 1 का कोई मोमेंट ही नहीं है। तो इस 1 का मोमेंट कितना होगा ना, 1 × y। कौन से सेंस में ना सर, इस सेक्शन में जहां टिक कर रहा हूं, इस सेक्शन में 1 × y क्लॉकवाइज सेंस में है, और इस सेक्शन में क्लॉकवाइज ही तुम्हारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे स्मॉल m जो होगा वो किसके बराबर होगा ना, स्मॉल m विल बी इक्वल टू y। एनी डाउट आस्क मी नाउ। और अगर तुम चाहो तो ऊपर से भी लिखोगे तो यही आंसर आएगा। तुम चाहो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, या तुम खुद से प्रूव कर सकते हो तो और भी अच्छा है। जब ये 1 वैल्यू यूनिट होगा का रोड L लगाएंगे तो माइनस, बीम को हटा देंगे। लोडिंग को हटा दो, लोडिंग को, लोडिंग का कोई मतलब नहीं। एक्सटर्नल लोड को हटा दो भाई। ट्रस में तो किया ही था, ट्रस में नहीं किया था, PKL/AE, के निकालने के लिए एक्सटर्नल लोड हटा दो, जहां पे डिफ्लेक्शन चाहिए वहां 1 का लोड लगाओ, पड़ता तो कुछ हो नहीं। यस सर, P = 1 यूनिट आया। बोलो, मैं ऊपर से लिखूंगा यही आएगा, चाहते हो लिखना है, समझ में आ रहा है कि आएगा ऊपर से? समझ क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, आगे बढ़ जाऊं तो किसी को डाउट नहीं? ओके, तो बताओ BC के लिए मोमेंट स्मॉल m कितना होगा? L सब नेगेटिव। L मार खाओगे, L नेगेटिव कुछ भी, x ये है, L अगर - ये x x है, नेगेटिव। ये अगर x है तो दिस पार्ट वुड बी L - x। L L - - x नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। देखना, अगर तुम इस साइड से देखते हो, इसको सेक्शन मान के इसके राइट हैंड साइड में ठीक देखो, है। इस साइड में देखो, तो कितना होगा 1 × L - x। कौन से सेंस में ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और जब तुम सैगिंग पॉजिटिव बोल रहे हो, राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होता है। देखो साइन को देखो अच्छे से, तो ये L - x जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो कितना हुआ तुम्हारा L - x। x पॉजिटिव है तो प्लस लिखा। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर। तो अगर ये दो चीजें में समझ में आ गया तो तुम अभी क्या लिखोगे, देखना, बाई यूनिट लोड मेथड तुम ये लिखने वाले हो, बाई यूनिट लोड
मेथड तो अभी क्या लिखने वाले हो ना 1 into delta horizontal at c is equal to integration of m into m upon e into I into ds। तो क्या लिखोगे therefore delta horizontal at c is equal to पहले बीम में आते हैं। पहले तो एक का तो m 0 है तो ए बी के लिए जो इंटीग्रेशन होगा जो ए बी मतलब y वाला है। y मतलब कौन सा वाला ना जो स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन ई आई इंटू डी एस। जो डी एस की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ क्योंकि कॉलम है तो मैं डी वाई लिख दूंगा और ये y कहां से कहां वेरी करेगा ना 0 से लेके l। तो ये जो पार्ट है जो ए बी वाला पार्ट है ठीक है यहाँ पे कैपिटल M 0 है तो ये पार्ट का बेंडिंग मोमेंट कितना होगा 0। कैपिटल M 0 कोई एक 0 से तो 0 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में आते हैं जो dx वाला है। dx के लिए कैपिटल M कितना इस सिंपलीफाइड फॉर्म को लिखेंगे कितना WL/2 ये वैल्यू कितना है ना WL/2 इंटू एक्स शायद इंटू एक्स माइनस W x²/2। तो ये हो गया स्मॉल m और कैपिटल M स्मॉल m कितना है बाबा ना स्मॉल m इक्वल टू L-x। तो ये वैल्यू हो गया L-x बाई कितना ना EI इंटू कितना ds। यहाँ पे ds किसके बराबर है ना ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं dx जैसे तुम्हारा dx। अच्छा और लिमिट कितना से कितना होगा और तुम जानते हो x का वैल्यू कहां से कहां होता है b इज इक्वल टू 0 से लेके c तक मतलब 0 से लेके l तक। ये वैल्यू कितना होगा 0 से लेके l तक। कंफर्टेबल सो देयरफॉर सो कहने से इट इंप्लाइज डेल्टा हॉरिजॉन्टल एट c इज इक्वल टू 1/ei इंटीग्रेशन 0 से लेके l w into L/2 into x minus w into x²/2 into L minus x into dx into L minus x into dx। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है। by doing the integration you can easily calculate how much is the value of your delta horizontal at c। कोई आंसर डायरेक्टली बोल सकता है जल्दी इंटीग्रेट करके क्या मुझे ही करना पड़ेगा 1/ei ये WL/2 का WL/2 हो गया तो W into L²/2 हो गया। ये x W into L²/2 ये x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 मतलब ये वैल्यू हो गया L²/2 एक टर्म चला गया माइनस ये होगा W into L/2 ये हो गया x² का इंटीग्रेशन होता है L3/3 so this value is L3/3 फिर आ जाओ माइनस ये कितना आ गया W into L/2 और ये x² हो गया x² का इंटीग्रेशन होता है L3/3 दिस इज L/3/3 माइनस W नहीं प्लस कितना है W/2 ये कितना हो गया बाबा x³ का इंटीग्रेशन होगा L/4/4 देखना मैंने कैलकुलेशन तो कर दिया है तुम चेक कर देना बस। तो डेल्टा हॉरिजॉन्टल एट c इज इक्वल टू 1/ei ये होगा WL/4/4 माइनस WL/4/6 माइनस WL/4/6 प्लस WL/4/8। तो ये वैल्यू कितना आता है कहने से डेल्टा हॉरिजॉन्टल एट c इज इक्वल टू ये कितना आएगा बाबा 40 24 से ये होगा 6 प्लस 3 हो गया 6 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगी बीच के दोनों। चुप दोनों माइनस माइनस है कैंसिल हो जाएगी अंधा है बे कहां से आया है बे तू हाँ कैंसिल हो जाएगी। और तो ये वैल्यू आता है WL/4/24 चेक करना मैं सही हूँ क्या -5/24 5/24 आ रहा है
माइनस तो नहीं आ सकता, ये तो बीम तो राइट को तरह जाएगा, माइनस तो नहीं आएगा। 1/24 ही आया। ये क्या कर रहा है भाई, ये होश में नहीं है हाँ, यार, सही है सही है। कुछ भी बोलता रहता है। अच्छा जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डेल्टा हॉरिजॉन्टल सी निकाला, मैंने क्या किया, जहां पे मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए था वहां पे यूनिट लोड लगा दिया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में मुझे रोटेशन पूछा है, तो तुम क्या करोगे, देखो कैपिटल एम में कोई चेंज नहीं, तो जब तुम जाओगे कैलकुलेशन ऑफ, जब तुम जाओगे कैलकुलेशन ऑफ, क्या कैलकुलेशन ऑफ थीटा सी, तो तुम इस केस में क्या करोगे, यू विल नॉट अप्लाई यूनिट लोड, इंस्टेड you will apply a unit moment, you will not apply a unit load, in this case you will apply a unit moment। तुम क्या करोगे ना, सी पॉइंट में जाओगे, सी पॉइंट में एक मोमेंट लगाओगे। अच्छा मोमेंट तुम क्लॉक लगाते हो एंटी क्लॉक लगाते हो, तुम्हारा चॉइस है। मान लो मैं यहाँ पे मोमेंट लगाया, कितने का मोमेंट ना, ये 1 यूनिट का मोमेंट है, कौन सी सेंस में लगाया ना, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज 1 यूनिट का मोमेंट है, इसको बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज कपल चाहिए। थोड़ा गलती कर दिया ड्रॉ करने में, अगर क्लॉकवाइज कपल चाहिए तो क्लॉकवाइज कपल कौन बनाएगा, सपोर्ट रिएक्शन। क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा ना, ये होगा अपवर्ड, ये होगा डाउनवर्ड। 1 यूनिट का कपल चाहिए और इनका लेंथ एल है, तो ये वैल्यू कितना होगा ना 1/L, ये वैल्यू कितना होगा ना 1/L। देखना क्लॉकवाइज कपल बना दिया एंटीक्लॉकवाइज मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए। अब तुम यहाँ पे चेंज क्या होगा ना, स्मॉल m का एक्सप्रेशन में चेंज होगा। क्या चेंज होगा, स्मॉल m का एक्सप्रेशन में चेंज होगा, लेकिन तुम अभी भी इसका ओरिजिन को यहाँ से y मेजर करोगे और इसका ओरिजिन को b मानते हुए ही तुम x को मेजर करोगे। मतलब जो ओरिजिन तुमने फिक्स कर दिया, हर केस में तुम्हें सेम ओरिजिन में ही काम करना पड़ेगा। कंफर्टेबल? तो कौन मुझे बोल सकता है क्या, ए बी के लिए, ए बी के लिए, ठीक है, कैपिटल एम का एक्सप्रेशन तो शायद 0 था, 0 जहां तक मुझे आ रहा है, ए बी के लिए 0 था ना कैपिटल एम, हाँ यस सर। कैपिटल एम 0 था। ए बी के लिए स्मॉल एम कितना होगा मुझे बताओ, बाई बी सी के लिए शायद WL/2 इंटू एक्स था, माइनस WX²/2, शायद यही था तुम्हारा WL/2 इंटू एक्स, WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2 था। अब बोलो ए बी के लिए, ए बी के लिए तुम कहीं पे यहाँ पे एक सेक्शन लिए हो, ये तुम्हारा मूवमेंट यहाँ साइन कन्वेंशन है, बोलो हाउ मच इज द मूवमेंट इन ए बी, स्मॉल एम कितना होगा, 0 0, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, और ये 1/L तो बीम से ही पास कर रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब तुम BC में आ जाओ, अगर तुम BC में आ जाओ तो ये पार्ट तुम्हारा L-x है। अब तुम्हारा पास चॉइस है, तुम लेफ्ट से लिखो या राइट से लिखो। अगर तुम लेफ्ट से लिखते हो, देखो अगर तुम लेफ्ट से लिखते हो तो फायदा क्या होगा, यहाँ से लिखते तो हो, एक ही है कहाँ से नहीं, हाँ एक ही होगा, कितना होगा ना 1/L 1/A इंटू एक्स, 1/L इंटू एक्स, ये 1/L इंटू एक्स। और लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब कौन साइड ले रहा हूँ, कंफ्यूजन ना पॉजिटिव हो, लेफ्ट हैंड साइड में कौन पॉजिटिव ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सो ये 1/L इंटू एक्स कौन से सेंस में है ना, क्लॉकवाइज सेंस में है, पॉजिटिव होगा। तो ये पार्ट कितना होगा ना 1/L इंटू एक्स, 1/L इंटू एक्स। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके, अगर ये क्लियर है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। एक बार तुमने स्मॉल एम और कैपिटल एम का एक्सप्रेशन निकल गया, अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ये डू द इंटीग्रेशन। तो कैन आई से 1 इंटू, ये कौन सा थीटा था रे, थीटा सी, कैन आई से 1 इंटू थीटा सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू m अपॉन e इंटू आई इंटू डी एस। इसका मतलब तुम्हें थीटा सी कितना होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर तुम ये m इंटू m अपॉन e इंटू आई इंटू डी वाई के लिए करोगे, भाई डी वाई के लिए कैपिटल एम 0, स्मॉल एम भी इसमें 0 आ रहा है, कैपिटल एम 0 स्मॉल एम 0, तो ये डी वाई वाला टर्म तो 0 हो गया। अब बचा कौन सा नेक्स्ट टर्म, डी एक्स वाला टर्म, डी एक्स वाला टर्म क्या होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू एम, भाई m कितना है ना, पहले तो 1/ei को बाहर ले लेता हूँ, 1/ei मेरा बाहर चला गया, ये m कितना है ना w इंटू L/2 इंटू एक्स माइनस w इंटू x² 2, ये हो गया m।
स्मॉल m कितना है ना x बाई एल इंटू कितना होगा ना dx। लिमिट कहाँ से कहाँ है ना 0 से लेके कितना l, dx का कितना है 0 से लेके l। तो सिंपली तो ऐसे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हाउ मच इज दिस ना 1 बाई EI। तो पहला टर्म कितना आएगा देखना w/2, तो ये हो गया w/2 और x स्क्वायर मतलब 3/3 3/3 माइनस ये कितना w/2l x क्यूब मतलब कितना l/4/4 l/4/4। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको तो सिंपली कर दिया जाए। थीटा c इज इक्वल टू 1 बाई EI w into l cube by 6 minus w into l cube by 8, w into l cube by 6 minus w into l cube by 8, 1/24 आ रहा है। 1/24 ही आएगा। तो थीटा c कितना आया ना, दिस इज w into l cube by 24 EI। थीटा c कितना आया w into l cube by 24 EI। Convince all of you? Any doubt in understanding this? इस पर जैसे अपन को थीटा सी निकाला, थीटा को घुमाएंगे पहले। तुम्हारा वॉइस कट रहा है, आराम से बताओ। स्ट्रक्चर आवाज कट रहा है, फ्रेम दिखाई सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फ्रेम दिखाऊं? फ्रेम दिखा दिए लो सर। अपन को थीटा सी चाहिए तो थीटा सी को 1 यूनिट घुमा दिया अपन ने ना, बिल्कुल नहीं किया। हमने वहां पे 1 यूनिट का फोर्स लगाया। 1 को घुमा कैसे देंगे हम लोग, जादूगर है क्या हम लोग? डेल्टा हॉर्जन से हम लोग 1 यूनिट का फोर्स दिया। ये रोटेशन थोड़ा है, दिस इज फोर्स। फोर्स दिया, फोर्स के कारण मोमेंट सब निकाला। ये फोर्स दिया। सर। ए भी निकाल सकते हैं अपन, ए पर भी। हाँ, ए पे मोमेंट लगा तो निकल जाएगा, रोटेशन डे निकल जाएगा। सर पूरे फ्रेम का लिखना होगा फिर इक्वेशन फिर भी। हाँ, यहाँ पे पूरा सेगमेंट ए बी के लिए ऊपर लिखना पड़ेगा, बी सी के लिए लिखना पड़ेगा। मूवमेंट जहां पे चाहिए वहां लगाओगे, लेकिन जो एक्सप्रेशन लिखोगे वो पूरा फ्रेम के लिखना पड़ेगा। ओके सर। बोलो, किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। कोई भी स्ट्रक्चर आराम से सुना नहीं दे रहे, फिर बताओ। इस मेथड से तो सारे सॉल्व कर सकते हैं ना सर, डिटरमिनेंट इंटरमिनेंट कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर था, इसलिए मैं कहीं पे भी बेंडिंग मोमेंट बता पा रहा था। मैं पहले क्या किया, इनडिटरमिनेंट दे दिया था। मैं क्यों छोटा कर दिया, तो मुझे पता है कि इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर मतलब मुझे पहले ये जो रिएक्शंस को निकालने के लिए पहले मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, समझ रहे हो? तो ये लगा सकते हो दोनों केस में, तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को पहले एनालिसिस करके फोर्सेस निकालो, रिएक्शंस निकालो, तब जाके इसको यूज कर पाओगे। समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए तुम जान लो कि डिटरमिनेंट में काम आएगा, लेकिन कभी गेट में पूछ लिया कि क्या डिटरमिनेंट में काम होता है या बोथ होता है, तो तुम्हें इसके लिए बता दिए कि दोनों में काम होता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद बस एक ही मेथड बचता है जो तुम्हारा इसमें फोर्स मेथड में,
एक यूनिट मेथड मैं बता दिया हूँ। एक और बचता है 7.2 में एक होता है मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, जो एक बड़े थ्योरम से आता है, कॉल्ड बेटीज थ्योरम। 7.2 बेटीज थ्योरम। बड़ा आज से मुझे क्लास को तो जल्दी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। संडे है तो मुझे थोड़ा बाहर घूमने जाना है, तो मैं थोड़ा बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको खत्म करके मैं एंड कर दूंगा। कल नॉर्मल टाइमिंग क्लास होगा, 6 बजे में क्लास जब आज। कल रात को जब मैं तुम्हारा मैनेजमेंट से बात किया तो बोला 6 बजे बहुत सर्दी होता है, उठने में बहुत तकलीफ होता है। मैं कहा अच्छा है, ठीक है। तो 6 बजे रखने को लॉजिक ही नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल क्लास रखेंगे। कल मैं खत्म करूंगा इसको, ठीक है। तो बेटीज थ्योरम, बेटीज तुम्हें दोनों का मैसेज मिल गया था टाइम पे? कल रात को मैंने टेक्स्ट मैसेज कर दिया था। ऐसा मिल गया था। यस सर। तो बेटीज थ्योरम इज बेसिकली वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल। बेटीज थ्योरम इज बेसिकली वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल क्या है? मान लो ये है P1 फोर्स और ये है P2 फोर्स, ठीक है। सिमिलरली मान लो ये है Q1 फोर्स, सॉरी Q2 फोर्स, और ये है Q1 फोर्स। तो तुम देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में, यहाँ पे स्ट्रक्चर में सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन पहले मैंने P1 फोर्स लगाया था, ठीक है। पहले मैंने कितना लगाया था? P1 फोर्स लगाया था। एक सेकेंड, इस स्ट्रक्चर में पहले मैंने P1 फोर्स लगाया था, फिर स्ट्रक्चर में P2 फोर्स लगाया, फिर स्ट्रक्चर में क्या लगाया ना, P2 फोर्स लगाया। P2 नहीं, सॉरी Q2। Q1 सिस्टम ऑफ फोर्सेस, मतलब P1 P2, इसको मैं कहूंगा P सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। और स्ट्रक्चर में P सिस्टम ऑफ फोर्स हटा के मैं फिर लगाया Q सिस्टम ऑफ फोर्स, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है ये बेटीज थ्योरम, क्या कहता है? ऐसे कहता है ना, वर्चुअल वर्क बाय P system of force, virtual work by P system force is equal to virtual work by Q system of force। तो P सिस्टम का वर्चुअल वर्क विल बी इक्वल टू Q सिस्टम का वर्चुअल वर्क। तो ध्यान देना है बेटा, वर्चुअल वर्क करना है। मैं बताया था ना कॉन्सेप्ट, वर्चुअल वर्क में समथिंग हैज टू बी वर्चुअल। यहाँ पे देखो, ये P1 P2 और Q1 Q2 आर रियल फोर्सेस। अगर ये रियल फोर्सेस है लेकिन तुम वर्क डन को वर्चुअल करना चाहते हो, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, वर्चुअल। क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को वर्चुअल। देखना, P1 के नीचे डिस्प्लेसमेंट है ये वाला। मान लो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं कहता हूं x1। अगर मैं x1 लिख दूं, P1 इंटू x1, वो हो जाएगा रियल वर्क। वो कितना हो जाएगा? रियल वर्क। लेकिन अगर मैं वर्चुअल वर्क चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, P1 फोर्स होगा, लेकिन मैं x1 नहीं लिखूंगा, मैं Q सिस्टम में आ जाता हूं और उसी लोकेशन में जहां P1 लग रहा था वहां का डिस्प्लेसमेंट को कहता हूं मान लो x1 डैश। तो अगर मुझे P1 का वर्चुअल वर्क लिखना है तो P1 इंटू x1, P1 इंटू x1 सॉरी P1 इंटू x1 विल रिप्रेजेंट रियल वर्क। तो वर्चुअल वर्क कौन होगा? P1 के लिए वर्चुअल वर्क होगा P1 इंटू x1 डैश। कौन सा होगा? P1 इंटू x1 डैश। तो अगर तुम P1 में ये x1 डैश मल्टीप्लाई करोगे, वो P1 का वर्चुअल वर्क होगा। सिमिलरली अगर तुम देखोगे P2 के नीचे कुछ डिस्प्लेसमेंट है, मान लो दिस डिस्प्लेसमेंट इज x2। अगर मैं P2 में x2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा रियल वर्क। तो वर्चुअल वर्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, वर्चुअल वर्क करने के लिए P2 के करस्पॉन्डिंग ये डिस्प्लेसमेंट को लेना पड़ेगा। इसको लेना पड़ेगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट को लेना पड़ेगा। मान लो इस डिस्प्लेसमेंट को कहता हूं मैं x2 डैश। तो ये क्या होगा? P1 के लिए, सॉरी P2 के लिए ये x2 डैश जो होगा, इट वुड बी वर्चुअल वर्क, ठीक है। दिस x2 डैश विल बी योर वर्चुअल वर्क। फील कर पा रहे हो क्या बोलना चाहता हूं मैं? तो मुझे यहाँ पे वर्चुअल वर्क लिखना है, तो देखो P1 के लिए क्या लिखूंगा ना, P1 इंटू x1 है रियल वर्क। वर्चुअल वर्क लिखूंगा P1 इंटू x1 डैश प्लस P2 के लिए वर्चुअल वर्क कितना होगा ना, P2 इंटू x2 डैश।
This is virtual work by P system of forces is equal to virtual work by Q system of forces. देखो बेटा Q2 ये लग रहा है, अगर मैं इसको Y2 डैश कहता हूं और उसी लोकेशन में यहां पे कहता हूं Y2, बोलो मैं Q2 के लिए कौन सा सिस्टम लूं, मतलब वर्चुअल वर्क के लिए कौन सा लिखूं, Q2 इंटू Y2 लिखूं या Q2 इंटू Y2 डैश लिखूं? ये है Y2 डैश, कौन सा लिखूं? वर्चुअल वर्क के लिए Q2 इंटू Y2 लिखूं या Q2 इंटू Y2 डैश लिखूं? Q2 into Y2 dash सर, वो वर्चुअल Y2 dash। हाँ, Q2 इंटू Y2 डैश होगा, तब जाके ये वर्क वर्चुअल हो जाएगा, तब जाके ये वर्क वर्चुअल हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? सिमिलरली Q1 के लिए क्या होगा, अगर वर्चुअल वर्क चाहिए, भाई देखो ये डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैं कहता हूं Y1 और ये डिस्प्लेसमेंट को मैं कहता हूं Y1 डैश, तो वर्चुअल वर्क क्या होगा, वर्चुअल वर्क हो जाएगा इसके इसमें Q1 इंटू Y1 डैश, Q1 इंटू Y1 डैश। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, P1 P2 Q1 Q2 are real forces, Q1 Q2 P1 P2 are real forces, but X1 dash X2 dash Y1 dash Y2 dash are virtual displacement, are virtual displacement, इसीलिए इसको वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल कहते हैं, या इसको बोलते हैं बेटीज थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल और बेटीज थ्योरम। समझ में आया? सर आईएलडी में भी तो ऐसे ही निकाल रहे थे अपन वो, कैसे, मुझे तो याद नहीं आ रहा। आईडीएल में भी तो अपन ने मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया था डेल्टा और एक फोर्स पी था। पी आईएलडी में नहीं सर, नहीं वो आईएलडी का नहीं था। आईएलडी यही है रे बाबा, आईएलडी यही है, ठीक है, लेकिन आईएलडी में अलग चीज था, ठीक है, लॉजिक यही है तुम्हारा, जो तुम कहते हो ना, कौन सा तुम्हारा मैक्सवेल्स, नहीं सॉरी क्या बेटी, कौन तुम्हारा मुलर बेसलॉ प्रिंसिपल, सॉरी मुलर बेसलॉ प्रिंसिपल जो होगा इसी से ही बना है, तो वो भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन तुम इतना डेप्थ में सोच पाओगे बड़ी बात है, इसलिए चौक पड़ा कि कैसे पकड़ लिया करना है, ठीक है, वो है वही है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसमें हटके लॉजिक है, वो ऐसे धर से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कल 5 बजे चलो। क्लास नहीं ले पाएंगे। क्यों? कल एक मेला है सर, अभी सर उन्होंने एक नया सब्जेक्ट रखा है कल 5 से। अच्छा, आज मैं बोल रहा खत्म कर दूंगा ना, इससे नया सब्जेक्ट रख दिए। कल से नया सब्जेक्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, तो हम लोग तो जल्दी कर देंगे कल सर आप मॉर्निंग में एक रख लीजिए या फिर दोपहर में। मॉर्निंग में रखने से तो ये लोग चिल्लाते हैं, उठ नहीं पाते, दोपहर में रख देते हैं, नहीं सर, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ उनसे, यस सर कर लीजिए। करके मैं तो मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। अच्छा चलो, आज हम यही एंड करते हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ थोड़ी देर में, करके ओके मैसेज सर, कर देता हूँ, ओके और मैं सर। तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो, गुड बाय ऑल।